गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कल अपन ने देखा था निर्देशन और निर्देशन के महत्व, विशेषताएं अपन ने और उसके कार्य भी देखे थे। आज अपन देखते हैं निर्देशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले कल क्या देखा था कि निर्देशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है। कुल मिलाकर अधीनस्थों से हम कैसे कार्य ले सकते हैं उसको कहते हैं हम निर्देशन, जो कि अपन ने कल डिटेल में पढ़ लिया था। अब अपन देखते हैं कि निर्देशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो निर्देशन की 3 विधियां होती हैं, परामर्शात्मक, निरंकुशात्मक और स्वतंत्रात्मक। तो सबसे पहली विधि है परामर्शात्मक। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हमारी संस्था के कर्मचारी रहते हैं उनसे सुझाव लिए जाते हैं, परामर्श लिए जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है, ताकि हमें लग सके कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी की तो नहीं है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, कर्मचारियों से परामर्श लिया जाता है, साथ ही साथ उनको परामर्श भी दिया जाता है कार्य करने से संबंधित, उसको कहते हैं परामर्शात्मक विधि। दूसरा होता है हमारा निरंकुशात्मक विधि। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, संस्था की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो सर्वोच्च अधिकारी के हाथ में होती है, यानी कि जो उच्च अधिकारी होते हैं, हमारे डायरेक्टर हुए, संचालक मंडल हुए, उनके पास ही क्या होती है, संपूर्ण शक्ति होती है। अब इसके अलावा वो क्या करते हैं, कर्मचारियों पर अपना ऑर्डर जमाते हैं। अब ऑर्डर जमाएंगे तो एक कर्मचारी के मन में क्या आ जाता है, वो उसके मन में निराशा आ जाती है, वो वह कार्य को उतनी कुशलता से नहीं कर सकता है। इसको हम कहते हैं निरंकुशात्मक विधि। तीसरी होती है हमारी स्वतंत्रात्मक विधि। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी कर्मचारी रहते हैं वो हमारे उच्च अधिकारियों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, यानी कि जो उच्च अधिकारी रहते हैं वह स्वयं कार्य करते हैं, साथ ही साथ जो थोड़े कम महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप देते हैं। इस प्रकार जो कर्मचारी होते हैं और जो संस्था का प्रधान होता है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इस विधि को हम कहते हैं स्वतंत्रात्मक विधि। अब अपन देखते हैं पर्यवेक्षण क्या होता है। तो कल भी आपको बताया था कि पर्यवेक्षण का मतलब होता है किसी भी संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों की देखरेख करना, मतलब कि उनके कार्य की देखरेख करना कि जो कर्मचारी हैं वो उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी असुविधाएं आ रही हैं, या उनमें अपन कौन कौन से सुधार कर सकते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो पर्यवेक्षण का मतलब होता है किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करना, कि कार्य को किस प्रकार करना है और अपन को उन्हें कार्य को किस प्रकार सिखाना है, उसको हम कहते हैं कि वो पर्यवेक्षण है। अब अपन देखते हैं कि पर्यवेक्षण की विशेषताएं कौन सी होती है। तो सबसे पहला होता है कि जो पर्यवेक्षण होता है वह उच्च, मध्य और निम्न तीनों स्तरों पर पाया जाता है। वैसे तो अपन देखें कि जो पर्यवेक्षण होता है जिसको सुपरविजन कहते हैं वो सबसे निचले स्तर में आता है, लेकिन जो उच्च अधिकारी होते हैं वहां भी पर्यवेक्षण होता है, क्योंकि उच्च अधिकारियों के कार्यों को भी देखरेख करने वाला उनका हेड होता है। मध्य स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी अपन को एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ता है। इसके बदले जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं जो संस्था में कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए भी क्या किया जाता है, पर्यवेक्षण की नियुक्ति की जाती है, ताकि हम उनके कार्यों की देखरेख कर सके, कार्यों को देख सके कि कर्मचारी कैसे कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमारा होता है निर्देशन का एक प्रमुख भाग। कल अपन ने निर्देशन के 4 भाग पढ़े थे, जिसमें से पर्यवेक्षण था, नेतृत्व था, संप्रेषण था और अभिप्रेरण था। तो पर्यवेक्षण का निर्देशन का एक प्रमुख भाग माना जाता है, क्योंकि जब निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया जाता है तो उनके कार्यों की भी देखरेख की जाती है कि कर्मचारी कार्य को कैसे कर रहा है, इसीलिए इसको निर्देशन का प्रमुख भाग माना गया है। तीसरा होता है एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो पर्यवेक्षण होता है वह संपूर्ण संस्था में निरंतर वर्ष भर चलता रहता है, क्योंकि कर्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आके ही बैठ जा रहे हैं और कार्य को कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए हमें जो पर्यवेक्षण होता है वह निरंतर करना पड़ता है। चौथा होता है निम्न स्तर पर आवश्यक। अब ऐसा है कि उच्च स्तर में तो कर्मचारी क्या करते हैं, संस्था के महत्वपूर्ण काम करते हैं। मध्य स्तर क्या करता है, निम्न स्तर के कर्मचारियों को कार्य सौंपता है, नीतियां बनाता है। अब हमारा जो निम्न स्तर आता है उसमें आते हैं संस्था के कर्मचारी। अब वो कर्मचारी ही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारी संस्था का कार्य नहीं हो पाएगा, इसीलिए निम्न स्तर पर क्या हो जाता है, पर्यवेक्षण ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पांचवा होता है संसाधनों का सही उपयोग। अब किसी भी संस्था में 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो होता है हमारा मानवीय संसाधन, दूसरे होते हैं हमारे भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में हमारे कर्मचारी आते हैं और भौतिक संसाधन में हमारे प्लांट, भवन, मशीनरी सारी चीजें आती हैं। अब इन संसाधनों का अपन को सही तरीके से उपयोग कराना है तो उसके लिए हमारा पर्यवेक्षण आवश्यक हो जाता है। कर्मचारियों को मशीनरी से कैसे उपयोग कराना है, कहाँ पर काम पर लगाना है, वो सारी चीजें काय के अंतर्गत आती हैं, पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही आती है। अब अपन देखते हैं पर्यवेक्षण का महत्व कौन सा होता है।
तो सबसे पहला है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जैसा कि अभी आपने देखा कि किसी भी संस्था में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन होता है, दूसरा हमारे भौतिक संसाधन होते हैं। तो इन संसाधनों को कैसे हमें उपयोग में कराना है उसके लिए पर्यवेक्षण का होना आवश्यक माना जाता है। पर्यवेक्षण होगा तो हम कर्मचारियों को अच्छे से कार्य सौंप सकेंगे उनकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कौन सा कर्मचारी किस कार्य को करने में कुशल है, तो उसके हिसाब से उनको कार्य सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार हमारा पहला महत्व क्या होता है, संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग पर्यवेक्षण के माध्यम से हो सकता है। दूसरा होता है कर्मचारियों से मित्रवत संबंध। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कर्मचारियों से स्वयं जैसे अपन ने पढ़ा था निर्देशन का सिद्धांत था, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत, यानी कि स्वयं कर्मचारियों के पास जाया जाता है और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को सुना जाता है, उनसे सलाह ली जाती है, उनसे सुझाव भी लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, कर्मचारियों से एक फ्रेंडशिप यानी कि मित्रवत संबंध हो जाता है, ताकि वो संस्था को अपना समझते हैं और अपना समझकर ही काम करते हैं। तीसरा होता है अभिप्रेरणा। अब जो पर्यवेक्षक होता है वो कर्मचारियों को तरह तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम आपको कार दिलवा देंगे, रहने के लिए घर दिलवा देंगे, आपकी प्रशंसा कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी संस्था का कर्मचारी है वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। किसी को पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को घर मकान की ज्यादा जरूरत होती है। इस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो वो भी पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है सहज और शीघ्र संप्रेषण। इसका मतलब है, कल भी अपन ने समझा था कि संप्रेषण का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपनी सूचनाओं को कर्मचारियों तक पहुंचाना। तो अब उच्च प्रबंध डायरेक्ट आकर तो कर्मचारियों को अपना संदेश देगा नहीं, इसीलिए उसमें जो सुपरवाइजर होता है अर्थात पर्यवेक्षक होता है, वो क्या करता है, उच्च प्रबंध की जितनी भी नीतियां होती हैं, जितने भी कार्य रहते हैं, वह मध्य स्तर से लाता है और हमारे निम्न स्तर के कर्मचारियों को देता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण संस्था में सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। लास्ट में देखिए तो अनुशासन की स्थापना, किस कर्मचारी को कैसे कार्य करना है, कब आना है, कितना कार्य करना है, वो सारी चीजें पर्यवेक्षक देखता है। जो प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती है। इस प्रकार संपूर्ण संस्था में अनुशासन बना रहता है। अब अपन देखते हैं कि पर्यवेक्षक के कौन से कार्य होते हैं, यानी कि पर्यवेक्षण तो होती है एक प्रोसेस और पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि जो पर्यवेक्षण का कार्य करता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारियों के कार्यों को देखरेख करता है, उन पर निगरानी रखता है, उसको हम पर्यवेक्षक कहते हैं। तो सबसे पहला होता है कार्य की योजना बनाना। कोई भी कार्य अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन को आवश्यक होता है कि हम किसी भी चीज की योजना बनाएं, अर्थात उसकी प्लानिंग करें। किस कर्मचारी को क्या कार्य सौंपा जाएगा, कौन सा कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करेगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, इसकी एक निश्चित रूपरेखा बनानी पड़ती है, जो कि हमारा पर्यवेक्षक बनाता है। अब उच्च प्रबंध जो होता है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो डिसीजन होते हैं वो लेता है, मध्य स्तर क्या करता है, कार्यों को मतलब डिवाइड करता है, और जो पर्यवेक्षक होता है वो कार्यों को देखता है। तो उसको एक निश्चित रूपरेखा पहले से बनानी पड़ती है, अर्थात कार्य की योजना बनाना। दूसरा होता है अभिप्रेरित करना। अभी अपन ने देखा था महत्व में भी कि कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देना, तो यानी कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। कर्मचारी योग्य होते हैं, कुशल होते हैं, आवश्यकता होती है उनको मोटिवेट करने की। अब मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, वो यदि वित्तीय अभिप्रेरणा के द्वारा और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि कर्मचारियों को प्रेरित करने का काम भी पर्यवेक्षण द्वारा किया जाता है। तीसरा होता है प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना, यानी कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसको कार्य करना नहीं आता है, मान लो कोई कर्मचारी है संस्था में नया नया आया है, अब क्रय विक्रय विज्ञापन विपणन से रिलेटेड उसको कुछ भी नहीं जानकारी है, अब लेकिन संस्था में आया है तो अपना दायित्व बनता है कि अपन उसको कार्य करना सिखाएं। इसीलिए पर्यवेक्षक क्या करता है, कर्मचारियों को कार्य करना भी सिखाता है, अर्थात उनको प्रशिक्षण भी देता है और उनको कार्य करने के लिए मार्गदर्शन भी देता है। चौथा होता है विभागीय लेखी। अब कर्मचारी कुछ क्रय विभाग में है, कुछ विक्रय विभाग में है, कुछ विज्ञापन में है, कोई विपणन विभाग में है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, सॉरी जो पर्यवेक्षक करता है वो क्या करता है, प्रॉपर लेखे बनाता है, कर्मचारियों के नाम पते, कौन सा क्या काम कर रहा है, कितनी सैलरी है, वो सारी चीजों से रिलेटेड लेखे भी पर्यवेक्षक तैयार करता है। लास्ट होता है सुरक्षा। अब संस्था में कोई भी कर्मचारी आता है, मशीनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या है, तो पर्यवेक्षक उनको पहले ही बता देता है कि मशीनरी का उपयोग ऐसे ऐसे करिए, नहीं तो इससे प्रॉब्लम होगी और हो सकता है आपके स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है। तो कर्मचारियों को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाने का काम भी पर्यवेक्षक का ही होता है। इस तरीके से आज अपन ने देखा कि पर्यवेक्षण क्या होता है, उसके कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है, और अपना ये जो 8वां चैप्टर था जो कि था निर्देशन और पर्यवेक्षण पूरा हुआ। आप घर पर रीड करिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।